हेलो एवरीवन। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने सेल्स के बारे में बहुत सारी बातें जान ली हैं। और अगर आप लोगों ने वो सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ये वीडियो को पॉज करिए, वापस जाइए, फर्स्ट लेक्चर देखिए, सेकंड लेक्चर देखिए, तब आपको आगे की बातें समझ में आएगी। अभी तक हम लोगों ने सेल क्या होता है, उसका डेफिनेशन, उसकी डिस्कवरी किसने की, कैसे की, ये सब जान लिया था। उसके बाद हम लोगों ने जान लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर यानी कि मटेरियल्स का आदान प्रदान कैसे होता है। उसके बाद 3 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। इनके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया था। सेल वॉल के बारे में जान लिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबल नेचर के बारे में जान लिया था। तो अभी तक हम लोग सेल के आउटर इन्वायरमेंट के बारे में सारी बातें जान चुके हैं। अब हम लोग सेल के इंटरनल जाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या वेरियस चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो सेल के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जो कि सेल के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। हमारे पास वेरियस सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे न्यूक्लियस के साथ। जैसे कि जो वेरियस सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं उसमें होता है न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर उसके बाद गोल्जी अपैरेटस होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड्स होता है। तो ये सारी बातें इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। जब मैंने फर्स्ट लेक्चर बताया था तो उसमें ये बताया था कि जैसे ही हम लोग सेल के इंटरनल इंटर करते हैं तो सबसे पहले एक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है जिसको फ्लूइड एटमॉस्फेयर कहते हैं, और वो होता है साइटोप्लाज्म। उसके बाद उसके अंदर छोटे 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 ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं और उन सब ऑर्गेनल का ब्रेन होता है न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल दैट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस के बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है वो डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि वो 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। और साथ साथ उसमें लिखा हुआ है कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। क्या कंटेन करता है? जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। तो व्हाट डू वी मीन बाय जेनेटिक मटेरियल? जैसे कि जब हम लोग अपने पेरेंट्स से जो भी कैरेक्टर्स है उनको इनहेरिट करते हैं तो वो हम लोग जेनेटिक मटेरियल के कारण। कई बार आप लोगों ने टीवी में ये वर्ड सुना होगा, डीएनए टेस्ट। टीवी या सीरीज़ आप लोग देखते होंगे तो सुना होगा डीएनए टेस्ट। तो डीएनए क्या होता है? हमारा फंक्शनल सेगमेंट होता है जो कि हेल्प करता है, हम लोग बताता है कि हमारे जो पेरेंट्स जो भी कैरेक्टर्स हम लोग में आते हैं वो इसकी मदद से आते हैं। तो वो कहाँ ट्रैवल करता है? तो वो होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है जो कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। आगे इसका क्या क्या फंक्शंस है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है दैट हैज पोर्स विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट। इसके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। हम लोग पढ़े थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एक सेमी परमिएबल या फिर एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आदान और प्रदान यानी कि इन एंड आउट ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है it is a double layered membrane covering that pores which allows the transfer of material in and out of the cell। वो अंदर बाहर में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके पास क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोजोम्स क्या है? रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं इनहेरिटेंस का। जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो क्रोमोजोम्स के फॉर्म में अरेंज्ड हो जाता है। ठीक है। फीचर्स जैसे पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन में जो भी इंफॉर्मेशन कैरी होंगे वो क्रोमोजोम्स में कंटेन होता है, जो कि लंबा लंबा रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कैरी करता है? तो डीएनए के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। किस फॉर्म में कैरी करता है? डीएनए के फॉर्म में। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बात याद रखना। ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। डीएनए को फंक्शनल सेगमेंट भी डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जीन्स बोलते हैं। यानी कि क्रोमोसोम्स हुआ, क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, किसके फॉर्म में कैरी करता है, तो भैया डीएनए के फॉर्म में कैरी करता है। ठीक है, अब डीएनए के फॉर्म में जब कैरी किया तो डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है वो क्या होता है, जीन्स होता है। डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट क्या होता है, जीन्स होता है। अब ये जो क्रोमोसोम्स है ना वो हमेशा से ऐसे प्रेजेंट नहीं होता है, वो जब नॉर्मल होता है सेल तो उसमें एक यानी कि इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड, अगर एक धागा को ले लो और उसको फंसा दो, या फिर अगर बहुत दिन से एक उलझा हुआ धागा जैसा दिखता है ना, एक लंबा सा, या फिर पतंग उड़ाते होगे तो पतंग का जो मांझा होता है वो फंस जाता है, जो उलझा हुआ जो धागा होता है ना, इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड, उसी तरीके से डीएनए प्रेजेंट होता है। स्टार्टिंग फेज में डीएनए हमारा एक इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड की तरह प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। DNA is present in the form of chromosomes is present in the form of entangled mass of thread, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो सेल में इनिशियल लेवल में प्रेजेंट होता है इस तरीके से। लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे कि जो सारे सेल्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे अराइज करेंगे, तो जो एक सेल है वो डिवाइड होकर के जब मल्टीपल सेल्स यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं सेल डिविजन। तो जैसे ही सेल डिवाइड होने का टाइम आ जाता है कि सेल डिवाइड होगा, उस टाइम पे क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपने आप को रॉड शेप में अरेंज कर लेता है। क्रोमैटिन मटेरियल अपने आप को रॉड शेप्स में अरेंज कर लेता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। चलो थोड़ा सा रिवर्स में जाते हैं। क्या होता है, जब भी सेल डिवाइड होने लगता है तो क्रोमैटिन मटेरियल क्या करता है, अपने आप को अरेंज कर लेता है लंबे लंबे रॉड स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होता है, तो क्रोमोसोम्स होता है रॉड शेप स्ट्रक्चर जो कि फीचर्स कैरी करता है इनहेरिटेंस का। किस फॉर्म में कैरी करता है, तो डीएनए के फॉर्म में कैरी करता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है उसको हम लोग जीन्स बोलते हैं, जिससे कैरेक्टर्स का ट्रैवलिंग होता है। ठीक है, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल क्या था, जब हम लोग सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता था तो क्रोमोसोम्स हमारा एक इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड की तरह प्रेजेंट होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको क्रोमैटिन मटेरियल। ये बातें समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का क्या क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस इनसाइड द सेल एंड आल्सो कैरीज हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे थे वो कौन कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस। इसीलिए तो कहा जाता है न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल्स। फंक्शंस इनसाइड द सेल एंड आल्सो कैरीज हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। क्या कैरी करता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन कैरी करता है, यानी कि जो भी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या फिर एक सेल से दूसरे सेल डिवीजन के टाइम पे ट्रैवल करेगा वो कैरी करता है, न्यूक्लियस ही कैरी करता है। इट इज अ स्पेशल साइड विद इन द न्यूक्लियस कॉल्ड द न्यूक्लियोलस दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द राइबोसोम सिंथेसिस। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जो मेम्ब्रेन को अगर हटा दोगे तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जो कि राइबोसोम का सिंथेसिस करता है। किसका कौन सा चीज़ सिंथेसाइज करता है, राइबोसोम। अब इस राइबोसोम का क्या काम होता है, जब हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा। एंड कंट्रोल ऑल द सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ। सेल का जितना भी डिवीजन प्रोसेस है, सेल का जितना भी ग्रोथ प्रोसेस है, वो सारा का सारा कौन कंट्रोल करके रखता है, तो हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखता है। तो न्यूक्लियस के 3 मेजर फंक्शंस है। सबसे पहला, जितना भी सेल के अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो हमारा न्यूक्लियस करता है। उसके बाद एक स्पेशल साइट है जहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जिसको ये देखो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जो कि राइबोसोम का सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस एनाटॉमी है। ये न्यूक्लियस एंटर हुआ, ये न्यूक्लियस का इन्वेलप है, न्यूक्लियर इन्वेलप यानी कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग था। उसके बाद ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर एंटर करोगे, बाहर में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। कैसा डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। उसके अंदर एंटर करोगे तो यहाँ पे भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है,
फ्लूइड प्रेजेंट होता है। उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, उस फ्लूइड को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके अंदर एक बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। और ये जो न्यूक्लियोलस है वो हमारा किस चीज़ में हेल्प करता है? राइबोसोम्स का सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब ये जो राइबोसोम सिंथेसिस है, ये राइबोसोम क्या काम करेगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगला सेल ऑर्गेनल जब हम लोग जानेंगे तब। अब जब हम लोग न्यूक्लियस की बात किए तो हम लोग आगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानेंगे। तो अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में क्योंकि जान चुके हैं तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और जानेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ये हम लोगों ने डिस्कशन फर्स्ट क्लास में किया था, बट क्योंकि उस समय चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नहीं थी कि देयर आर चांसेस, तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। इसीलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में थोड़ी सी बातें और करेंगे। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो जनरली स्मॉल इन साइज होता है और यूकैरियोटिक सेल्स लार्जर साइज में होता है। कैसे होता है? जनरली लार्जर इन साइज। ये तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस है, इसमें और ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लियस के बारे में पढ़े। न्यूक्लियस के बारे में जब हम लोग पढ़े तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोगों ने ये जाना कि न्यूक्लियस जो होता है वो कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। लेकिन हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है ना, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, या फिर न्यूक्लियस इज नॉट इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और वहीं अगर हम लोग यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड बाय अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि प्रॉपर 2 डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनल है और उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वैसे ही कई और सेल ऑर्गेनल है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो इनके पास भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यानी कि ऑर्गेनल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, ये सब एब्सेंट होते हैं। यानी कि वैसे सेल ऑर्गेनल्स जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है वो सब प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात ये है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में, क्योंकि न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो कहाँ कैसे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वहीं आपका यूकैरियोटिक सेल्स में आपका न्यूक्लियस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके पास प्रेजेंट नहीं होता है, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये जो क्रोमोसोम्स की बातें की थी, जो रॉड शेप स्ट्रक्चर जो जेनेटिक मटेरियल्स कैरी करता था, वो आपका प्रोकैरियोटिक में क्या है? प्रेजेंट होता है, वो दोनों में प्रेजेंट होता है, बट प्रोकैरियोटिक में 1 सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंसेस क्या होता है? स्मॉलर इन साइज, लार्जर इन साइज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, मोर देन 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। ये बातें समझ में आई? लेट्स गो आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। ये जो न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। वेरियस अदर सेल ऑर्गेनल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो भैया ये साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जो कि पूरा का पूरा सेल के इंटरनल को फिल करके रखता है और शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है, यानी कि मैकेनिकल इंजरी वगैरह से बचा के रखता है सेल्स को। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म इन द यूकैरियोटिक सेल्स, अब साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है? तो यूकैरियोटिक सेल्स में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस का जो भी इंटरनल कंपोनेंट्स है वो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है।
तो ये डिफरेंस आ जाता है यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म और प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में। लेकिन वही मेजर बात अगर बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म बोलता क्या है, तो साइटोप्लाज्म ये है कि जो फ्लूइड है जो कि सेल के अंदर रहता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, मैकेनिकल इंजरी से प्रिवेंट करके रखता है। और दूसरी बात ये क्या है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे अदर सेल ऑर्गेनल के बारे में, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो सबसे पहले जब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। ये इसके पास जो ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, यानी कि जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ना वो ट्यूब के फॉर्म में ट्यूबुलर होता है, मेम्ब्रेन्स का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में कुछ इस तरीके से अरेंज्ड रहता है। सिंस वो इस तरीके से अरेंज्ड रहता है और उसमें मेम्ब्रेन की बात हम लोग करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, तो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरीके का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हम लोग न्यूक्लियस की जब बात कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियोलस करता है राइबोसोम का सिंथेसिस, और वहाँ पे मैंने बोला था कि आगे जाके राइबोसोम्स के बारे में और बातें जानेंगे। तो यहाँ आ जाता है राइबोसोम्स का इंट्रोडक्शन। उससे पहले जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में कुछ एक स्मूथ सा स्ट्रक्चर है, एक स्मूथ सा फ्लोर है। कुछ इमेजिन करो कि तुम्हारे पास कुछ अंटे वगैरह है या फिर कुछ रॉक्स है, कुछ पेबल्स है, इन सबको वहाँ पे या फिर सैंड ही है, उस चीज़ को वहाँ पे बिखेर दो तो ये स्मूथ सरफेस भी क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत रफ हो जाएगा। उसी तरीके से राइबोसोम्स क्या होता है ना, छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, छोटे सब्सटेंस होता है। वो क्या करेगा, वो जब वो राइबोसोम्स जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आके चिपक जाता है तो सरफेस को क्या बना देता है, रफ बना देता है। तो जब राइबोसोम्स के प्रेजेंस के कारण जो सरफेस है वो रफ बन गया, उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसका बहुत प्यारा सा एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलने से अच्छा बोलो RER। RER क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ क्यों कहा जाता है कि उसमें छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसका स्ट्रक्चर को, सरफेस को एक रफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और राइबोसोम्स क्या करता है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम्स किस चीज़ में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम ले रहे हैं कलर येलो, और ये जो है यहाँ पे हम मार्क कर दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो रफ, यहाँ पे छोटे छोटे ब्लू डॉट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। इसको मैंने येलो से मार्क कर दिया ताकि थोड़ा क्लियरली आप लोग को नजर आए। अब ये सारे जो डॉट्स है ना, ये सब क्या है, हमारे राइबोसोम्स है। ये सारे डॉट्स हमारे क्या है, राइबोसोम्स, ठीक है। अब ये जो राइबोसोम्स है वो यहाँ प्रेजेंट होने के कारण स्ट्रक्चर रफ दे दिए। तो ये जितना ब्लू वाला पार्ट है ना, यहाँ से लेकर, अरे यार, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक क्यों होता है रफ, क्योंकि राइबोसोम्स का प्रेजेंस होता है। जो राइबोसोम्स होता है वो क्या चीज़ सिंथेसाइज करता है, तो भैया प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अब जब राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि एक सरफेस है, वहाँ से सारे पत्थर गिट्टी को हटा दो तो वापस से सरफेस स्मूथ हो जाएगा। तो वैसा ही स्मूथ सरफेस प्रेजेंट है, तो वैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको हम लोग SER भी बोल सकते हैं। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए कहलाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और वो स्ट्रक्चर स्मूथ नजर आता है। इट पार्टिसिपेट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लिपिड्स। ये किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है, तो लिपिड्स का प्रोडक्शन करता है। समझ में आया। तो अगर तुमसे कोई पूछा कि व्हाट इज द साइट ऑफ लिपिड्स प्रोडक्शन या फिर लिपिड सिंथेसिस, तो क्या बोलोगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, तो क्या बोलोगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया। अब कई बार हम
ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स है, इसका क्या काम है भाई, ये क्या काम करता है? तो प्रोटीन्स और लिपिड्स मिलकर के हमारा बना देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कभी कभार हुआ कि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हुआ या फिर किसी कारणवश ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रप्चर कर गया, यानी कि थोड़ा बहुत ब्रेकेज आ गया, तो उस केस में उसको रिपेयर करना पड़ेगा। अब वो रिपेयर कैसे करता है? तो प्रोटीन्स और लिपिड्स की मदद से वो वापस रिपेयर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल मेम्ब्रेन को रीबिल्ड किया जाता है प्रोटीन्स और लिपिड्स का मदद से। इसको अपने मन मंदिर में बसा लो, क्योंकि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है ये आ जाता है, पूछ लेना होगा, बता देना होगा। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्डिंग का प्रोसेस है। किस तरीके से बिल्ड किया जाता है? तो प्रोटीन्स और लिपिड्स के मदद से बिल्ड किया जाता है। समझ में आई? अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोडक्शन किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोडक्शन किया, अब इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है हमारा गोल्जी अपैरेटस। ये है हमारा अगला सेल ऑर्गेनल, दैट इज गोल्जी अपैरेटस। ये जो गोल्जी अपैरेटस है वो अटैच रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सिंस वो अटैच रहता है, गोल्जी अपैरेटस क्या है? तो एक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है जो कि स्टैक्स में अरेंज रहता है। यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस कहाँ पे है? यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है जो कि स्टैक्स में मेम्ब्रेन, ये जो पिंक पिंक नज़र आ रहा है जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, ये सारा मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है जो कि अरेंज रहता है। इसी को हम लोग गोल्जी अपैरेटस बोलते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड रहता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? तो स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी चीज़ें उसके पास आई उसको स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा और पैकेज करेगा। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन है, चीज़ों को अपने पास बुलाता है, उसको फिर मॉडिफाई करके पैक करके फिर अपने कस्टमर्स तक पहुंचा जाता है। तो वही इसी तरीके का काम गोल्जी अपैरेटस भी करता है, ठीक है। अब ये जो गोल्जी अपैरेटस है, इसके बारे में खोज किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला कि गोल्जी अपैरेटस नाम का एक और सेल ऑर्गेनल है जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप पढ़ लो। अब आगे बात करते हैं लाइबोसोम्स के बारे में। इमेजिन करो कि तुम घर में रह रहे हो, तुम्हारे घर में रेगुलर कचरा भरते गया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले नहीं आके उसको लेकर नहीं जाते, तो सिचुएशन दिक्कत हो जाएगा, आपको घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही सेल के अंदर भी जितने भी फॉरेन मटेरियल्स आ गए या फिर वेस्ट जो जनरेट हुआ उसको भी तो हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए हमारे पास एक सेल ऑर्गेनल आता है लाइसोसोम्स, जिसको बोला जाता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। क्या बोला जाता है? तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है। वो फॉरेन मटेरियल जैसे कि बैक्टीरियाज वगैरह जो इंटर कर गए उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? उसको ब्रेक डाउन कर देता है, डाइजेस्ट कर जाता है। तो डाइजेस्ट कैसे करता है? उसके पास ऐसा क्या होता है कि वो डाइजेशन में हेल्प कर पाता है? तो डाइजेस्ट वो करता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उस लाइसोसोम्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही सेल के अंदर कोई फॉरेन मटेरियल आया या फिर कोई जर्म्स बैक्टीरियाज वगैरह आए, वो क्या करेगा? सेल के अंदर जैसे ही जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह आएंगे तो वो क्या करेगा? उसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पोर कर देगा एंड एज अ रिजल्ट वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, वहीं पे उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। कई बार क्या होता है ना कि लाइसोसोम्स कभी सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी कि सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, उस केस में क्या करेगा ना, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आ गया। इसको अगर हम लोग बायोलॉजी के टर्म्स में बोलेंगे तो डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। तो उस केस में क्या करेगा? लाइसोसोम्स खुद फट जाता है। सिंस वो खुद फट जाता है तो उसके अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो फ्लोट करने लगेंगे और पूरे के पूरे सेल को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे, यानी कि ब्रेक डाउन कर देंगे। इसीलिए उसको सुसाइडल बैक्स भी बोला जाता है कि इन केस कभी ऐसा हुआ कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आया तो लाइसोसोम बर्स्ट आउट कर जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरा आ जाएंगे और उस सेल को पूरा का पूरा डिस्पोज कर देगा। इसीलिए उसको सुसाइडल बैक्स बोला जाता है। तो क्वेश्चन वो पूछता है कि विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइडल बैक्स। तो क्या होता है भाई? लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैक्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब व्हेन देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म द लाइसोसोम्स बर्स्ट
स्टाउट्स एंड डाइजेस्ट द इंटायर सेल, इसको लाइजोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, तो इनकेस क्या माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं सबके लिए एनर्जी चाहिए, विदाउट एनर्जी तो कोई काम नहीं कर सकता। तो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है विद द हेल्प ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है दैट कैन बी फाउंड विद इन द साइटोप्लाज्म विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसका भी मेम्ब्रेन क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, तो एटीपी के फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। वो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, शुगर मॉलिक्यूल्स हो गए, उन सबको ब्रेक डाउन करेगा और एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। किस चीज़ को, कार्बोहाइड्रेट, शुगर मॉलिक्यूल्स, उसको ब्रेक डाउन करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड उसको कन्वर्ट कर देगा एनर्जी में। एनर्जी का कौन से फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, तो एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हेंस इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आजीवन ये लाइन तो जरूर याद रहेगा कि व्हाट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाट इज द एनर्जी करेंसी, तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। इसका फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एक और अलग बात, इसका खुद का डीएनए होगा और इसका खुद का राइबोसोम्स होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच सेल ऑर्गेनल हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, तो किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होता है। यहाँ तक बातें समझ में आई। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर मॉलिक्यूल्स उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। किस फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एटीपी क्या है, तो एनर्जी करेंसी है। फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होता है। यहाँ तक बातें हमने कर ली, गोल्जी अपैरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब की बातें हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट दो सेल ऑर्गेनल्स बचे हैं। एक बचा है हमारा प्लास्टिड्स और दूसरा बचा है वैक्यूल्स। अब ये दोनों की बात भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल में हम लोग जब बढ़ेंगे तो हम लोग पहले बात करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। ठीक है, थोड़े से खराब हैंडराइटिंग के साथ एडजस्ट कर लेना। प्लास्टिड्स क्या है, तो प्लास्टिड्स वैसे सेल ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, और कहीं भी एनिमल्स में प्लास्टिड्स का नामो निशान नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट। तो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होकर इनका क्या जॉब रहता है, तो अगर तुम एक खूबसूरत सा रेड रोज देख रहे हो, या फिर एक प्यारा सा ग्रीन कलर का पत्ता देख रहे हो, या फिर किसी वेजिटेबल का कोई कलर देख रहे हो, तो ये जो कलर है ना, वो कौन प्रोवाइड करता है, तो प्लास्टिड्स प्रोवाइड करता है। किस में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है ना, ये हेल्प कर प्लांट को डिफरेंट कलर्स, जैसे लीव्स का ग्रीन कलर हो गया, हमारा जो रोजेस का रेड कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, तो वेजिटेबल्स का जो कलर हो गया, तो जो डिफरेंट कलरफुल प्लास्टिड कहलाता है, जो डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड्स होता है जो कि स्टार्च वगैरह स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का एक सब ग्रुप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। हमारा जो ग्रीन पार्ट होता है, जैसे पत्ता वगैरह, लीव्स हो गया, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है, दीज क्लोरोफिल
ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और वैसा क्रोमोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने के कारण ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, उनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड्स दो तरीके के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? हमारे जो प्लांट्स है उसको वेरियस कलर्स, ग्रीन, रेड, येलो, ये सारे कलर प्रोवाइड करता है। और वैसा क्रोमोप्लास्ट जो क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने के कारण हमको प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, उनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है जो स्टार्च, ऑयल वगैरह का स्टोरेज में हेल्प करता है। प्लास्टिड्स का भी खुद का डीएनए होगा और खुद का राइबोसोम्स होगा। तो अगर एक एनसीईआरटी के अगर तुम बुक खोल के बैठे हो तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि विच टू सेल ऑर्गेनल्स हैज देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, इनका खुद का डीएनए होगा और इनका खुद का राइबोसोम्स होगा। प्लास्टिड्स के बारे में एक बात मत भूलना कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये बात समझ में आई? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो वैक्यूल्स है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, कई बार बहुत छोटा प्रेजेंट होता है या फिर नेग्लिजिबल, यानी कि कई बार नहीं भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे इसको बाइफरकेट नहीं कर सकते कि सिर्फ एनिमल में होता है, सिर्फ प्लांट में होता है, कि कुछ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट भी होता है। ये जो वैक्यूल्स होता है ना, वो बड़ा बड़ा स्टोरेज सैक्स होता है, बड़ा बड़ा हमारा स्टोरेज सैक्स होता है। ठीक है, तो जितने भी मटेरियल्स का प्रोडक्शन होगा वो सारे के सारे कहाँ से स्टोर हो जाएंगे? वैक्यूल्स में स्टोर हो जाएंगे। जैसे वैक्यूल्स में स्टोर हो गए, प्लांट्स में जितना भी स्टार्च हो गया, फूड हो गया, सेल सैप हो गया, वो सारा कहाँ स्टोर होता है? हमारे वैक्यूल्स में स्टोर होता है। वैक्यूल्स क्या होते हैं? तो बड़े बड़े सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो प्लांट सेल होता है उसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। प्लांट्स की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें एक लार्ज, यानी कि एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होगा और सेंटर में प्रेजेंट होगा। लेकिन एनिमल में एक कॉर्नर पे, पेरिफेरल पोजीशन, यानी कि कॉर्नर पोजीशन पे हमारा वैक्यूल प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है कि मैम हमारा प्लांट्स में एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में एक छोटा वैक्यूल प्रेजेंट होता है? ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है इसलिए ना कि हम लोग जो एनिमल्स होते हैं, हम लोग मूवमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण हम लोग को एनर्जी वगैरह ये सबको स्टोर करने की बहुत ज़्यादा जरूरत, स्टोरेज के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, सारा ग्रोथ, मूवमेंट ये सब में यूटिलाइज हो जाता है। बट एट द सेम टाइम प्लांट में वो काम नहीं होता है। तो सिंस वो प्लांट में वो काम नहीं होता है, इसलिए उसको स्टोरेज के लिए पोजीशन चाहिए, तो इसीलिए एक सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है और एनिमल्स में नहीं होता है। ठीक है, वैक्यूल्स का और भी फंक्शन है स्टोरेज के साथ साथ। अमीबा के केस में क्या होता है ना कि डाइजेशन में भी मदद करता है। जैसे ही अमीबा पढ़े थे एंडोसाइटोसिस, अमीबा जैसे ही फूड को इनगल्फ करता था सीडोपोडिया के मदद से, अंदर में वो फूड के आसपास एक वैक्यूल बन जाता था और इसी वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम स्पोर होते थे, डाइजेशन होता था और फिर आसपास फिर बट जाता था, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाता था। तो वैक्यूल डाइजेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। ये थी बात वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग सेल ऑर्गेनल कवर कर चुके हैं। सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स हम लोगों ने सक्सेसफुली कवर कर लिया है। एक बेसिक डिफरेंसेस हम लोग देख लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में थोड़ा बहुत। प्लांट सेल, एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया। ना व्हाट इज प्लांट सेल? प्लांट सेल में क्या होता है कि आउट सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में हमारा सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या था? सेल वॉल।
और एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया। अब क्या था? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स, ठीक है, एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और एट द सेम टाइम एनिमल सेल में स्मॉल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, यानी कि वैक्यूल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी। और अगर होगा तो बहुत छोटा होगा और पेरीफेरी यानी कि कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो ऐसे ही लिख कर आना कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल इज सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन, plastids are absent in animal cell whereas plastids are present in plant cell, the central large vacuole is present in plant cell whereas वैक्यूल्स may or may not be present in the animal cell। ये थी एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच डिफरेंस। हाई चांसेस पूछ सकता है, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछ लेगा, किसी ना किसी स्कूल में। नेक्स्ट हम लोग एक लास्ट छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे कि जब हम स्टार्टिंग से चिल्ला रहे बोल रहे कि जो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल डिविजन होता है, तो कैसे होता है? सेल डिविजन दो तरीके से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस हमारे बॉडी के सेल डिविजन में सबसे ज़्यादा काम आता है। ये हमारा जो इट एड्स न्यू सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड रिप्रेसेस ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल्स। होता क्या है कि एक सेल है, एक सेल है, वो क्या कर, उसके अंदर न्यूक्लियस है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया दो पार्ट में, उसके आसपास में क्या हुआ, न्यूक्लियस यार सेल डिवीजन के बारे में जानते, तो सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या है? जिसमें क्या होगा कि अरे हम स्टॉप करिए, हम उधर आप चेंज। तो सेल डिवीजन की बात करते हैं, स्टार्टिंग से बात करें कि सेल डिवाइड करता है, तो कैसे डिवाइड करता है? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ऐसा क्या होता है कि अराइज करता है? तो दो तरीका होता है, या तो माइटोसिस होगा या तो मियोसिस होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन में ज़्यादा काम में आता है। माइटोसिस में क्या होता है कि एक न्यू सेल को अराइज कर देता है और वॉर्न आउट जितने भी सेल्स खराब हो गए उनको रिप्लेस कर देता है। होता क्या है ना कि एक सिंगल सेल है, उसका न्यूक्लियस क्या, उसके अंदर न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करेगा। न्यूक्लियस जब डिवाइड कर रहा है उसके आसपास आके साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट होंगे और उसके बाद डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बना देंगे। कितने सेल्स बना देंगे? तो एक सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बना दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और ये और दो बनाएंगे और ये और दो डॉटर सेल्स बना देंगे, फिर ये फर्दर जाके और दो डॉटर सेल्स बनाएंगे। तो ऐसे करके मल्टीपल डॉटर सेल्स बनते जाते हैं और सेल डिवीजन का प्रक्रिया चलता जाता है। पुराने सेल्स को नए वाले रिप्लेस करते जाते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और जब मियोसिस की जब बात करते हैं, फॉर वन पर्पस इन ह्यूमन बॉडी द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। मियोसिस का यूज होता है गैमेट प्रोडक्शन के लिए। गैमेट्स क्या होता है ये हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, यानी कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो एक मेल सेल और एक फीमेल सेल का फ्यूजन होता है, और जो मेल सेल जो फ्यूज़ करता है या जो फीमेल सेल जो फ्यूज़ करता है उनको हम लोग गैमेट बोलते हैं। और ये जो गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। स्पर्म, एग्स, ये सब मेल और फीमेल गैमेट है। स्पर्म इज द मेल गैमेट एंड द एग इज द फीमेल गैमेट। इट्स गोल इज टू मेक डॉटर सेल्स विद एग्जैक्टली हाफ एज मेनी क्रोमोसोम्स एज द स्टार्टिंग सेल्स। यानी कि जो सिंगल सेल है इससे जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, इसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। और यहाँ पे एक जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स बनाती है। मदर सेल डिवाइड करती है और 4 डॉटर सेल्स बनाती है।
तो ये था मियोसिस का प्रोसेस। माइटोसिस और मियोसिस के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अभी हम लोगों ने सेल में क्या क्या डिस्कशन किया, तो सेल क्या होता है, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा, उसके सारे सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ा। वो सारा अगर आप लोग लेक्चर्स को डिटेल में देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। एट द सेम टाइम ये पीपीटी नोट्स के फॉर्म में अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।